students, welcome in your class 9th of SST. Take out your economics book, open lesson number 2, people as resource, and today's topic is health. Yes, after education we will discuss about health. दोनों चीज़ें जो है डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो एजुकेशन के लिए हमने देखा कि गवर्नमेंट्स बहुत सारे प्लान्स बना रही है, अपनी जीडीपी का भी काफ़ी अच्छा पार्ट एजुकेशन के लिए उसने सिक्योर कर रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ की। तो जैसे हमने देखा कि सकल और विलास दोनों की स्टोरीज देखी। सकल उसको हेल्थ से कोई इश्यूज़ नहीं थे, हेल्थ को लेकर उसके पास कोई इश्यूज़ नहीं थे, कोई बीमारी नहीं थी। जबकि विलास वो आर्थराइटिस का पेशेंट भी था और उसके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं थी। सकल के पास हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ नहीं थे, इसलिए उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं हुई। वो अपनी एजुकेशन के साथ उसकी जो ग्रोथ हुई, उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ। ओके, जस्ट आप एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 boys are there. There are 2 boys, राजू एंड बाबू। तो राजू जो है वो फिज़िकली स्ट्रांग भी है और वो पढ़ना चाहता है, एजुकेट होना चाहता है, तो वो रेगुलर स्कूल जाता है। उधर बाबू है, पढ़ना वो भी जाता है, लेकिन वो क्या है, वीक होने की वजह से क्या है, उसका ज़्यादातर टाइम जो है मेडिसिन्स लेने में जाता है और कई बार तो वो इतना बीमार रहता है कि उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता है। तो हेल्थ फैक्टर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हाउ एजुकेशन जो फैक्टर होगा वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि डेवलपमेंट के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बाबू का जो हेल्थ का प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसका एजुकेशन फैक्टर भी उसको फेस करना पड़ रहा है, एजुकेशन फैक्टर की वजह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन helps him to realize potential and the ability of fight illness. हेल्थ किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है वो उसको हेल्प करती है उसकी इलनेस से, बीमारियों से लड़ने में, और उसकी जो एबिलिटी है उसको आगे लाने में है। he or she will not be able to maximize his or output to the overall ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हेल्थ से रिलेटेड भी किसी को प्रॉब्लम है तो कोई भी अपने आप को अपना जो पोटेंशियल है, अपने जो ओवरऑल है वो अपने आप को साबित नहीं कर सकता। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। हेल्थ के स्टेटस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट की जो ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है, और नेशनल पॉलिसीज़ टू एम इम्प्रूविंग एसेसिबिलिटी द हेल्थ केयर। ये हमारी नेशनल की पॉलिसीज़ है कि हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट किए जाए। फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन सर्विसेज, स्पेशल फोकस इन सारी चीज़ों पर किया जाता है। ओवर द लास्ट 5 decades, 50 साल है ना, 50 decades का मतलब होता है 10 years, तो लास्ट 50 years से इंडिया हैज़ built a vast health infrastructures and also deprived the manpower required at the primary, secondary and tertiary sector in the government and the private and as well as in private sector। इन चारों सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, तो सब में एक अच्छा हेल्थ को लेकर अच्छे जो है इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। जैसे हेल्थ को लेकर अगर कहे जाए तो रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में, हर जगह पर, हर अर्बन एरियाज़ के इवन एक फिक्स्ड एरिया जो है, हर फिक्स्ड एरियाज़ में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। रूरल एरियाज़ में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और इनको प्रमोट करने के लिए कैंपेन्स भी लगाए जाते हैं। लोगों की बीमारियों के लिए कैंप लगाए जाते हैं ताकि कैंप के थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया जाए। मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी अच्छे हो सकें, और उनके लिए कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं ताकि वो वहाँ मेडिकल से रिलेटेड अच्छी डिग्रीज़ ले सकें। देयर आर मेनी प्लेस इन इंडिया, फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर प्राइमरी
जो हेल्थ केयर है वो भी नहीं मिल पा रही है। और एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज़। देयर आर 381 कॉलेजेस इन द कंट्री। मेडिकल कॉलेजेस पूरे ऑल ओवर कंट्री में 381 है एंड डेंटल कॉलेजेस हैं 301। जस्ट 4 स्टेट्स, और जिनमें से जो 4 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस इन 4 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हैं। यस, तो हमने इम्पोर्टेंस देखी एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ की भी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब कोई अपनी मर्जी से अर्निंग करने के लिए वर्क करना चाहता है और फिर उसको, जब वो अपनी मर्जी से करना चाहता है, अपनी विल से करना चाहता है, फिर भी उसे जॉब ना मिले, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सकल की मदर है शीला, वो डोमेस्टिक वर्क्स करती हैं, बच्चों को देखती हैं, अपने हस्बैंड की मदद करती हैं फील्ड में, और जबकि वो उनकी कोई ऐसी विल नहीं है कि वो उसके लिए काम करें, उसके लिए उनको मनी दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो वो उनको आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि उनकी विल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जब पीपल वर्क करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है ना, और फिर भी ताकि उनको उसके लिए सैलरी मिले, फिर भी उनको कांट फाइंड जॉब्स, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर जाकर काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। जीतू और सीतू जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है, दोनों छोटे हैं, तो उनको वर्क के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, अर्निंग के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, तो इसलिए भी उनको अनएम्प्लॉयड कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एक चीज़ और, एज और फिक्स की गई है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम काउंट करते हैं तो वो हम काउंट करेंगे 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के बीच के लोग, 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक की एज तक के जो लोग हैं, जिनके पास अगर वो वर्क करना चाहते हैं उसके बाद भी उनके पास एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, तो उन्हें अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। सकल के ब्रदर और सिस्टर जो कि इस एज से कम है, 15 ईयर्स की एज से कम है, ठीक है, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते आप। सकल की जो मदर है वो वर्क घर के लिए काम करती हैं, वो बाहर जाके वर्क नहीं करना चाहती हैं, डोमेस्टिक वर्क के लिए उनको कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, तो उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकते आप। सकल के ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उनकी एज 59 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उन्हें भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इन केस ऑफ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल और अर्बन। रूरल की कैटेगरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको 2 पार्ट्स में, फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड करने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज़ के अकॉर्डिंग समझना होगा, लेकिन उसके पहले रूरल एरियाज़ के अनएम्प्लॉयमेंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीजनल एंड सेकेंड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जनरली रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि जो पर्सन है, लोग हैं, वो फार्मिंग पर डिपेंड होते हैं, और एग्रीकल्चर में उनके साथ अक्सर किस तरह की प्रॉब्लम आती है कि पूरे साल भर में कुछ महीने, ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें उनके पास वो जॉब्स नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फार्मिंग होती है। फार्मिंग में क्या होता है कि उनका सोइंग का और हार्वेस्टिंग का, वीडिंग और थ्रेशिंग का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है, कौन सी फसल कौन से महीने में बोई जाएगी और कब काटी जाएगी। तो बोने से काटने के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है उसके बीच में वो क्या करें, तो वो टाइम जो होगा वो सीजनल टाइम जो मिड ड्यूरेशन होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। उसके बाद आता है इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसमें ऐसा है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक फैमिली है जिसमें उनके पास एक एग्रीकल्चर प्लॉट है,
ठीक है। अब उसमें यूजुअली क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसी पर काम कर रहे हैं, और उसमें कितने लोगों की ज़रूरत है, 5 लोगों की ज़रूरत है। उस प्लॉट पर वर्क करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कितने लोग लगे हुए हैं, 8 पीपल, 8 लोग उस पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो कितने लोग एक्स्ट्रा हैं, 3 पीपल। अगर वो वहाँ पे काम नहीं भी करे तब भी वहाँ काम हो जाएगा, 5 पीपल वर्क उसका वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 3 पीपल कहाँ क्या है, वहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ये जो 3 पीपल हैं जो एक ही उसी प्लॉट पर काम कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ये 3 पीपल को अगर हटा भी दिया जाए तो फील्ड में कोई डिक्लाइन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब वर्क तो 5 पीपल ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जो 3 एक्स्ट्रा पीपल है ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड कहा जाएगा, जिनके पास जॉब नहीं है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड इसको कहा जाएगा। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, काफ़ी कॉमन है। किस तरह का कॉमन है कि लोगों के पास कई यंग पीपल ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक पास है, पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्रीज़ हैं, फिर भी उनके पास जॉब्स नहीं है, वो चाहते हैं जॉब करना, फिर भी उनके पास जॉब्स नहीं है। तो इस तरह का अर्बन एरियाज़ में आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉमन है। अ स्टडी शॉर्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंक्रीज फास्टर देन, एक स्टडी के थ्रू पता चल रहा है कि मैट्रिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलना, ये जो रेशियो है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, और भी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखा जा रहा है, टेक्निकली जो क्वालिफाइड है पर्सन, उनके साथ भी इस टेक्निकली स्किल्स उनकी अच्छी हैं, उसके बाद भी उनकी जो है उनके पास जॉब नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट्स की वजह से वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स होता है, मतलब मैन पावर, जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, तो उनकी जो मेन सोच है वो डिक्लाइन हो रही है। इकोनॉमी क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है, यानी बोझ बन रही है। उनके पास होपलेसनेस है, वो आशा, उनकी जो फीलिंग्स है वो होपलेसनेस है, और उनका जो यूथ में वो हॉप्स जो डिस्पेयर हो गई है, वो किसकी वजह से, क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। पीपल डोंट हैव, लोगों के पास इनफ मनी नहीं है ताकि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके खुद के पास जॉब्स नहीं है, तो वो मनी अर्न नहीं कर सकते और फिर उसको फैमिली के लिए खर्च नहीं कर सकते। Inability of educated people are willing to work, find gainful employment implies a great social waste। जॉब्स नहीं मिलना, ये चाहना कि हम काम करें उसके बाद में जॉब्स नहीं मिलना, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोशल वेस्ट है। अनएम्प्लॉयड की वजह से इकोनॉमिक ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड, द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन पर अनएम्प्लॉयड की जो नंबरिंग है वो उस पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी जो इंडिविजुअली सोसाइटी में है वो अफेक्टेड हो रही है। और इस तरह से आपने देखा कि अनएम्प्लॉयड की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम है, विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड, काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके साथ जो उनकी जो इनकम है वो लो इनकम है। प्रोडक्टिविटी भी काउंट की जा रही है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट अ ईयर बट इन द टर्म्स पोटेंशियल एंड इनकम, कुछ लोग हैं जो पूरे साल भर काम करते हैं लेकिन उनकी इनकम का लेवल कम है, पोटेंशियल भी उनका इनकम लेवल कम होने की वजह से कम हो जाता है। दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें हर जगह पे देखी जा सकती है, सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में। ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर. If you are unable to understand, then you can understand it by seeing it 2-3 times. Have a nice day. Bye.